नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भारतीय रेलवे ने पहली बार चलती ट्रेन में ATM की सुविधा का परीक्षण किया है। यह ATM मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है, जिससे यात्री यात्रा के दौरान नकद निकाल सकते हैं। यह सुविधा बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा दी गई है और इसे एयर कंडीशन चेयर कार कोच में स्थापित किया गया है। ATM को कोच के पिछले हिस्से में एक क्यूबिकल में रखा गया है, जहां पहले एक अस्थायी पेंट्री हुआ करती थी। सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए शटर डोर भी लगाया गया है। इस परियोजना के तहत किए गए जरूरी बदलाव मनमाड रेलवे कार्यशाला में किए गए। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रायल रन का वीडियो X पूर्व में ट्विटर पर साझा किया, जिससे यह पता चलता है कि यात्री सेवा में नवाचार के लिए रेलवे कितनी तत्परता से कार्य कर रहा है। यदि यह परीक्षण सफल रहता है तो भारतीय रेलवे अन्य प्रमुख मार्गों पर भी ऑनबोर्ड ATM सेवा शुरू कर सकता है। एक स्पेसिफिक जगह है ATM की लॉबी की। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ATM है। पैसेंजर ये सामने बोगी है, AC बोगी है। यहाँ से पैसेंजर आके आसानी से यहाँ से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ED द्वारा दायर चार्जशीट को लेकर कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। इस मामले में कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। सागर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। इस प्रदर्शन में प्रदेश सह प्रभारी श्री चंदन यादव, महासचिव गुड्डू राजा बुंदेला और जिला अध्यक्ष राजकुमार पचौरी सहित कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि यह कार्रवाई बदले की राजनीति का हिस्सा है, जबकि भाजपा ने इसे कानून के तहत की गई कार्रवाई बताया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। भोपाल, 16 अप्रैल 2025। राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल STF के राज्य कमान एवं नियंत्रण केंद्र द्वारा 17 अप्रैल को भेल क्षेत्र स्थित सीपेट इंस्टीट्यूट के सामने मैदान में एक रासायनिक औद्योगिक आपदा मॉक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास से पूर्व आज 16 अप्रैल को मॉक ड्रिल का पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें आपदा से निपटने की रणनीतियों और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली का अभ्यास किया गया। यह मॉक ड्रिल आम नागरिकों को जागरूक करने, आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और जिला प्रशासन की आपदा प्रबंधन क्षमता को परखने के उद्देश्य से की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह केवल अभ्यास मात्र है और आमजन से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी प्रकार की घबराहट या दहशत में न आएं। ड्रिल के दौरान धुआं, सायरन, एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन गतिविधियां देखी जा सकती हैं, जो पूरी तरह से मॉक अभ्यास का हिस्सा होंगी। इस अभ्यास के माध्यम से जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां अपनी तैयारियों का आकलन कर सुधार के संभावित क्षेत्रों की पहचान करेंगी।
एसडीआरएफ द्वारा एक व्यक्ति को स्ट्रेचर से निकालकर जो गंभीर रूप से घायल है। दमोह जिले में नरवाई पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद कुछ किसानों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। हिनौता एवं हटा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 22 किसानों पर कुल 44,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई एसडीएम हटा राकेश सिंह मरकाम के निर्देशन में की गई, जिन्होंने बताया कि संबंधित किसानों ने ककरा, गर्रेह, मुराज, मुहरी, रमतलैया, बिजवार, कमता, पांजी और काटी ग्राम में नरवाई जलाई थी। यह कार्यवाही कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत की गई है। कलेक्टर कोचर ने जिले में पर्यावरण संरक्षण और अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से नरवाई जलाने पर सख्त प्रतिबंध लागू किया है। एसडीएम राकेश सिंह मरकाम ने किसान भाइयों से अपील की है कि वे नरवाई न जलाएं और भूसे तथा अन्य जैविक विकल्पों के उपयोग से पराली का प्रबंधन करें। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी। सार्वजनिक चेतावनी, नरवाई जलाने पर जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। किसान भाई सहयोग करें और जागरूक बने। दमोह कलेक्टर कार्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए लाइफ कैरियर गाइडेंस सेशन आयोजित। 10वीं के बाद विषय चयन को लेकर विशेषज्ञों ने दिए मार्गदर्शन। दमोह 16 अप्रैल 2025 दमोह कलेक्टर कार्यालय द्वारा बुधवार को एक अहम और उपयोगी लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को 10वीं के बाद 11वीं में विषय चयन को लेकर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। यह फेसबुक लाइव सत्र शाम 5 बजे से 6 बजे तक आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में उठ रहे उस सबसे बड़े सवाल का समाधान करना था, 10वीं के बाद कौन सा विषय चुनें? इस सवाल का जवाब देने के लिए विभिन्न विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने विज्ञान, साइंस, वाणिज्य, कॉमर्स और कला, आर्ट्स जैसे प्रमुख विषयों से संबंधित कैरियर विकल्पों पर विस्तृत चर्चा की। सत्र के प्रमुख बिंदु रहे विषय चयन में रुचि और योग्यता का महत्व, विभिन्न विषयों में उपलब्ध कैरियर ऑप्शन, भविष्य की प्रतिस्पर्धा के अनुसार विषय चुनने की रणनीति, भ्रम और दबाव से कैसे बचें। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि विद्यार्थियों को सिर्फ पारिवारिक या सामाजिक दबाव में आकर विषय नहीं चुनना चाहिए, बल्कि अपनी रुचि, क्षमता और दीर्घकालीन लक्ष्य को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए। कलेक्टर कार्यालय दमोह द्वारा इस पहल की विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों ने सराहना की, क्योंकि इसने समय रहते एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर खुला संवाद संभव बनाया। फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जुड़े हमारे सभी सम्मानीय अभिभावक एवं विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हमारा फेसबुक लाइव का जो विषय है वह है कक्षा 10वीं में जिन विद्यार्थियों ने इस वर्ष परीक्षा में बैठे हैं, ऐसे विद्यार्थी अप्रैल माह से ही कक्षा 11वीं की कक्षा अटेंड करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है कि मुझे यही विषय लेना है, और बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में अभी ये संशय है कि मैं क्या लूँ। कुछ हमारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो हमारे सर बोलेंगे या जो हमारे माता पिता कहेंगे हम उसी विषय का चयन कर लेंगे। इन सब विषय को लेकर के आज हम फेसबुक लाइव के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों का यहाँ से मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे जिनके मन में अभी भी संशय है कि मुझे कौन सा विषय चूज़ करना चाहिए और जो विषय मैं चूज़ कर रहा हूँ उसमें आगे क्या स्कोप है। तो इस तरह की पहल जो हमारे ज़िले के द्वारा हमारे विद्यार्थियों के लिए की जा रही है, पूर्व में भी हमने फेसबुक लाइव के माध्यम से कक्षा 10वीं और 12वीं में विद्यार्थियों का काफ़ी यहाँ से सपोर्ट किया है। उसी कड़ी में आज हमारा कक्षा 10वीं में अपीयर होने वाले विद्यार्थियों के लिए हमने ये प्रयास किया है
कि कहीं ना कहीं उनके मन में जो द्वंद्व चल रहा है उस द्वंद्व को समाप्त करें और जो वो निश्चित कर रहे हैं, जिस विषय को निश्चित कर रहे हैं, उस विषय में आपका मार्गदर्शन किया जाए। आप सभी को विदित है कि क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपनी स्कूल शिक्षा में फेल हो गए थे, लेकिन उनके मन में, मस्तिष्क में, हृदय में कहीं ना कहीं खेल के प्रति, क्रिकेट के प्रति जो रुचि थी, उसके आधार पर वो क्रिकेट जगत के भगवान बने और उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। यही बात प्रत्येक विद्यार्थी पर लागू होती है कि यदि उसके मन मस्तिष्क में यदि किसी विषय के प्रति, किसी प्रोफेशन के प्रति एक गहरी आस्था, जहाँ पर वो अपना तन मन धन समर्पित होकर के उसमें अपना पढ़ाई कर सकता है, तो ये ऐसा सबसे पहले सर्वोपरि है। तो सबसे पहले तो है कि ऐसी गहरी आस्था अगर आपकी किसी विषय के प्रति, किसी प्रोफेशन के प्रति, किसी पद के प्रति यदि है और आपको लगता है कि मैं इसे पूरा करके रहूँगा और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आप आगे स्थापित हो सकते हैं उस पर्टिकुलर विषय में। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले आने वाला जो आपका कक्षा 10वीं का रिजल्ट है वो भी कहीं ना कहीं आपके विषय चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को साइंस इस स्तर पर विद्यालयों में दिया जाता है कि उनका कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम क्या है। यदि बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम आपका है तो फिर आपके लिए विकल्प तय हो जाता है। मान लीजिए आप 10th में 90% से एबव हैं तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। आप मैथ्स भी ले सकते हैं, बायो भी ले सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं, एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं, सारे विकल्प खुले हैं। तो ये कोई मायने नहीं है कि आपके 90% से ऊपर आए हैं तो आप पर्टिकुलर यही विषय आपको लेना जरूरी है। आपके लिए सारे विषय चयन करने के लिए स्वतंत्रता है। जिस क्षेत्र में गहरी अभिरुचि हो आप वहाँ अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपकी परसेंटेज 60 या उसके इर्द गिर्द हैं और आप भले ही मान लीजिए साइंस लेना चाहते हैं, मैथ लेना चाहते हैं और आपको उस विद्यालय में आपको मैथ लेने नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है वहाँ पर कुछ गाइडलाइन पहले से तय होती हैं कि इतने % तक आपको ये मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी विशेषज्ञ कॉमर्स, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर से हमारे DDA श्री प्रजापति जी भी उपस्थित हैं, जो कि हमारे एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क PAT कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं। आज हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा हमारे स्कूली विद्यार्थियों के लिए। तो आज के सेशन को आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। एक एक विषय के बारे में, विशेष तौर से ऐसे विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों पर इसलिए ये सारी चीज़ें लागू होंगी कि जो मेरिट में या 90 एबव या 80 एबव % वाले विद्यार्थी हैं, भले ही उन्हें सारी स्वतंत्रता है कि वो किस विषय को लेना चाहते हैं, वो भी आज हमारा इन समस्त क्षेत्रों में स्कोप के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और वहीं दूसरी ओर जो एवरेज बच्चे हैं, उन एवरेज बच्चे में कई बार ये भ्रम होता है कि मैं एग्रीकल्चर में जाऊं कि ह्यूमैनिटीज़ में जाऊं, क्या लूं। तो ऐसी स्थिति में आज वो ये जान पाएंगे कि हम यदि आर्ट लेते हैं तो कहाँ जा सकते, क्या स्कोप आर्ट लेकर के हमें मिल सकता है। यदि मैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जा रहा हूँ तो एग्रीकल्चर में जाने से हमें भविष्य में क्या स्कोप मिल सकता है। यदि मैं कॉमर्स में जा रहा हूँ तो कॉमर्स से मुझे क्या स्कोप हो सकता है। तो मैं सबसे पहले हमारे बीच में श्री आदित्य चौरसिया सर उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि यदि बच्चा मैथ संकाय लेना चाहता है तो भविष्य में उसे मैथ लेने का क्या क्या स्कोप है और मैथ लेने से किन क्षेत्रों में जा सकता है, उसे यदि उसके % अच्छे हैं या किस तरह के विद्यार्थियों को गणित संकाय लेना चाहिए। तो आदरणीय श्री चौरसिया जी से मैं सीधे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात गणित संकाय को लेकर के रखें। गणित संकाय एक काफ़ी ज़्यादा स्कोपफुल संकाय है और जैसा कि हम देखते हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ गणित का पार्ट अनिवार्य होता है। तो गणित तो सभी को लेनी चाहिए और इवन ये भी बात है कि अगर आप कोई अन्य सब्जेक्ट भी ले रहे हैं तो आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि हम गणित को छोड़ रहे हैं।
क्योंकि गणित तो आपको पढ़नी ही पड़ती है, क्योंकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको गणित का कुछ ना कुछ भाग होता है। लेकिन अगर आप विषय के रूप में गणित का चयन कर रहे हैं, अर्थात आप 11th 12th में विशेष रूप से गणित विषय लेकर के अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जो खुल जाते हैं। उनमें से एक रास्ता है इंजीनियरिंग के क्षेत्र का। वर्तमान युग इंजीनियरिंग का युग है और इंजीनियरिंग में बहुत सारे जॉब उपलब्ध हो रहे हैं। इंजीनियरिंग के लिए आपको जेईई की परीक्षा देनी पड़ती है। जेईई का फुल फॉर्म है जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जाम। इसमें आपको जो एग्जाम देना पड़ता है वो 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट में आप मेंस का एग्जाम देते हैं, और मेंस के एग्जाम में इस वर्ष से परिवर्तन हुआ है। अभी तक पहले 30-30 क्वेश्चन प्रति विषय के कुल 90 क्वेश्चन आया करते थे और 360 नंबर का होता था, लेकिन अब ये परिवर्तित होके अब आपको 25-25 प्रति विषय के क्वेश्चन आने लगे। इस वर्ष आए हैं और कुल 75 प्रश्न आते हैं। इनमें से प्रत्येक विषय अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के 20-20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जबकि 5-5 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होने लगे हैं। अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल आती है और आप एडवांस के लिए चयनित होते हैं, तो आप एडवांस एग्जाम देते हैं और उसमें क्वालिफाई होकर के भारत के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स IIT में आपका चयन होता है इंजीनियरिंग करने के लिए। किंतु यही पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा आपको एडवांस में अच्छे नंबर प्राप्त होने पर आप NIT के कॉलेजेस में, बहुत ही रिकग्नाइज्ड कॉलेजेस या अन्य बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेजों में आपको दाखिला प्राप्त होता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचें हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, ECS, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स, ऑटोमोबाइल्स। आप ये सोचिए कि ये सब चीज़ें बन रही हैं, तो आखिर इन्हें बना कौन रहा है? नए इंजन आ रहे हैं, नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। कारों में भी बहुत अच्छे एनवायरनमेंट, कारों में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट आ रहा है, एरोप्लेन में भी आ रहा है। तो इन सब के लिए जो इंजीनियर चाहिए वो मैथ्स फैकल्टी को लेकर के ही व्यक्ति बनते हैं। अब डिफेंस के क्षेत्र में NDA का एग्जाम देने के लिए या डिफेंस के अन्य क्षेत्रों में भी जाने के लिए मैथ्स एक अनिवार्य विषय होता है। इसके अलावा CUET जो एग्ज़ाम होता है, जिससे आप किसी यूनिवर्सिटी में अच्छे दाखिला प्राप्त करते हैं, उसमें आप मैथ्स विषय लेकर के BSc कर सकते हैं। BSc में आपके कई विषय हो सकते हैं, उनमें से 3 कंपलसरी विषय होते हैं। उन विषयों को आपको चयन करना होता है। इससे बाद आप MSc करके, B.Ed करके शिक्षक बन सकते हैं, रिसर्च करके साइंटिस्ट बन सकते हैं। और वर्तमान समय में देश को वैज्ञानिकों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा देश आगे तभी बढ़ेगा जब हम तकनीक के क्षेत्र में बहुत उन्नत होंगे। इसलिए मैथ्स यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी आप देखते हैं कि जनगणना होने वाली है, तो उसके लिए सांख्यिकी वित्त की ज़रूरत होती है। जो बहुत सारा डाटा आता है, उसको स्टोर करना, उसको एनालाइज करना, उसके लिए जो सांख्यिकी वित्त की आवश्यकता होती है, वो मैथ्स विषय का स्पेशलिस्ट शिक्षक व्यक्ति ही उसमें कार्य कर सकता है। शिक्षक के क्षेत्र में मैथ्स के शिक्षकों को बहुत ज़्यादा स्कोप प्राप्त होता है, क्योंकि मैथ्स लेने वाला व्यक्ति फिजिक्स का भी टीचर बन सकता है, केमिस्ट्री का भी बन सकता है, मैथ्स का भी शिक्षक बन सकता है। वो छोटी क्लासों में मैथ्स पढ़ा सकता है, विज्ञान पढ़ा सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए 12वीं क्लास में मैथ्स का होना अनिवार्य है। आपने देखा होगा कि कई लोग अन्य विषय लेकर के जब तैयारी करते हैं तो उन्हें वापस आकर 12वीं में मैथ्स से क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी वो MCA कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के विकास के साथ ही अब जब आपके पास हर घर में 1-1, 2-2 कंप्यूटर हैं, तो वो खराब भी होते हैं, उनको ठीक करना होता है। उनको ठीक करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्सेज का बड़ी तेजी से प्रचलन हो रहा है। इसके अलावा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक, SSC आदि में
मैथ्स काफ़ी अधिक मात्रा में पूछा जाता है। मैथ्स से लेकर के आप कई ऐसे कोर्सेज भी कर सकते हैं जो अन्य विषय वाले करते हैं, जैसे क्लैट की तैयारी आप मैथ्स से लेकर कर सकते हैं। CA, BBA आदि की तैयारी भी आप मैथ्स को लेकर के कर सकते हैं। मैं चौरसिया जी से एक बात और मैथ साइंस के संदर्भ में एक बात आप लोगों से करूंगा कि कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद एक मैथ्स का स्टूडेंट जो है ना, वो कहीं भी जा सकता है। वो BCom कर सकता है, वो BSc मैथ कर सकता है, वो BA कर सकता है। लेकिन यदि 12th आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं, आर्ट्स से हैं, तो फिर इसके बाद आप BSc मैथ या BSc बायो नहीं कर सकते। आने वाली हमारी जो नई शिक्षा नीति है, इसमें और बहुत सारे ऑप्शन अब खुलने वाले हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट की जो व्यवस्था है उसके अनुसार मैथ्स एक ऐसा विषय माना जाता है जो 12वीं के बाद उसे बहुत सारा स्कोप, बहुत सारे रास्ते खुले हुए थे। हमारे बीच में डॉक्टर आलोक सोनवलकर जी उपस्थित हो रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और इसके बाद मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स के बाद बायो का, क्योंकि देखा जाता है कि जो एबव परसेंटेज जिनके आते हैं, अच्छे परसेंटेज जिनके आते हैं कक्षा 10th में, प्रत्येक विद्यालय में इस तरह का एक प्रोफेशन है कि या तो बच्चा मैथ सेक्शन में चला जाता है या बायो सेक्शन में चला जाता है। बायो सेक्शंस में सामान्यतः ऐसा विद्यार्थी जाता है जिसकी गहरी अभिरुचि डॉक्टर बनने में होती है। हमारे बीच में आदित्य नेमचंद जैन जी ने प्रश्न किया है, विज्ञान संकाय के विद्यार्थी संस्कृत लेकर आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। जो BSc करने के बाद आप संस्कृत से MA कर सकते हैं। और लेकिन इसमें सवाल इस बात का है कि विज्ञान संकाय के बाद हम संस्कृत ना लेकर के यदि हम 10th के बाद ही यदि संस्कृत लें तो संस्कृत में आपको आप विद्वान बनेंगे। कक्षा 11वीं में संस्कृत पढ़ेंगे, 12वीं में संस्कृत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आप ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ेंगे और फिर PG संस्कृत करेंगे। तो मेरा तो अनुरोध ये है कि यदि अभी से आप ऐसा प्लान बना रहे हों कि पहले हम विज्ञान पढ़ें फिर उसके बाद संस्कृत पढ़ें, तो क्यों ना आप संस्कृत सब्जेक्ट को कक्षा 11वीं से ही पढ़ें और आगे जाकर के उसमें अपनी एक महारत हासिल करें और आगे जाकर के विभिन्न जो संस्कृत विषय में स्कोप है, टीचिंग के लाइन में संस्कृत विषय का बहुत अधिक स्कोप अब आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि संस्कृत विषय से जो MA है विद्यार्थी कम होते हैं और जबकि टीचिंग वगैरह में इसका स्कोप बहुत अधिक होता है। विज्ञान संकाय के साथ में भी आप 12वीं में एक संस्कृत विषय ले सकते हैं। नई स्थितियों में अब आप विज्ञान विषय के साथ संस्कृत विषय को ले सकते हैं और ऐसे कई लोग बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, यदि आप बायो विषय लेने का सोच रहे हैं तो यदि आप 11th में बायोलॉजी लेते हैं तो मैं बता दूं कि 11th में बायो लेने के बाद आपको कौन कौन से स्कोप हैं जहां पर आगे जाकर के आप अपना कैरियर चुन सकते हैं। सबसे पहले तो आप नीट के माध्यम से MBBS और एम्स, ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पर आप जाकर के एक अच्छे डॉक्टर के रूप में स्थापित हो सकते हैं और अपना कैरियर चुन सकते हैं। इसके अलावा BDS जिसे कि हम डेंटिस्ट कहते हैं, उसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर बन करके BA MS की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से होम्योपैथिक डॉक्टर BHMS कर सकते हैं। एक और यूनानी चिकित्सा पद्धति होती है, BUMS कर सकते हैं आप। इसके अलावा फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। इसके अलावा वेटनरी, जो भी हमारे जैसे पशु चिकित्सक जो होते हैं, वेटनरी साइंसेस में भी अपना कैरियर आप बना सकते हैं। नर्सिंग के क्षेत्र में कक्षा 12वीं के बाद नर्सिंग के क्षेत्र में जो 4 वर्षीय कोर्स होता है उसमें भी आप अपना आगे जाकर के नर्सिंग ऑफिसर के रूप में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा फार्मेसी, आप सभी जानते हैं फार्मेसी जो दवाइयों के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्कोप है। मेडिकल स्टोर्स से लेकर के और साइंटिस्ट और रिसर्च तक लेकर के आप इसमें अपना कैरियर आगे बना सकते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसे कि हम DMLT कहते हैं, इसका एक डिप्लोमा DMLT भी होता है। ये सारे ऐसे कैरियर हैं जहां आप आगे जाकर के पैरामेडिकल कोर्सेस
पैरामेडिकल कोर्सेज के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेस आते हैं जिसमें योगा भी शामिल होता है, जहां आप 2 या 3 वर्षीय या 4 वर्षीय पैरामेडिकल कोर्सेस में जाकर के आप अपना साइड लाइन में भी बिजनेस तैयार कर सकते हैं और अपनी रुचि के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। तो ये सारे क्षेत्र भी थे जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा अगर हम कोर बायोलॉजी की ओर बात करें तो कोर बायोलॉजी में आप 12th के बाद बीएससी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, इसके अलावा जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आदि ऐसी ब्रांचेस हैं जहाँ पे जाकर के आप ग्रेजुएशन करने के बाद अलग अलग ब्रांच में आपका स्कोप बढ़ जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एमएससी, पीएचडी, आप अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो जूलॉजी और बॉटनी की ऐसी अनेक ब्रांचेस हैं जहाँ रिसर्च के लिए आपके लिए कई अवसर हैं और पीएचडी करने के बाद आप आगे जाके रिसर्चर्स बन सकते हैं। इसके अलावा ISER, NISER प्रोग्राम फॉर रिसर्च एंथुसियास्टिक, अर्थात स्पेस में भी आप जाकर के बायोलॉजी के क्षेत्र में, हम सभी जानते हैं मंगल ग्रह पर जीवन की खोज चल रही है, तो जहाँ जीवन की खोज चल रही हो वहाँ बायोलॉजी स्टूडेंट्स की आवश्यकता है। लाइफ साइंस रिसर्चर्स के रूप में बायोमेडिकल साइंटिस्ट भी आप बायोलॉजी के बाद बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन मेडिकल ऑप्शंस में जैसे एग्रीकल्चर, यदि आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो एग्रीकल्चर में भी आपका विकल्प खुला होता है। आप 12th के बाद एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र में जाकर के और अपना कैरियर बना सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरणीय विज्ञान, हम सभी जानते हैं कि हमें अपने पर्यावरण संतुलन को लेकर के बहुत सारे अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इन ऐसी जगह पर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए नए ऑप्शन खुले होते हैं। फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत भी आप सभी जानते हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग वगैरह होती है, हाँ, जिनके माध्यम से आप आगे अपना स्कोप बना सकते हैं। ये हमारे बीच में आदर्श ने प्रश्न किया है, सर मैं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय का छात्र हूँ, मैं 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, मैं आर्ट्स विषय लिया था, मैं आगे क्या कर सकता हूँ। तो देखिए आज का जो हमारा मूल कार्यक्रम है वो ये है कि हम 10th जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और 10th के बाद जिनके मन में संशय है कि वो 11वीं में क्या सब्जेक्ट लें, मुख्य बात इस पर आधारित हमारा आज का ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी इसमें लिखा है कि आर्ट 12th में करने के बाद मुझे टीचर बनना है, मुझे क्या करना होगा। देखिए 2 विकल्प आपके लिए हैं। यदि आपको बहुत जल्दी है तो 12th के बाद आप सीधे DLED कोर्स होता है, DLED कोर्स करने के बाद आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मुझे और थोड़ा सा उच्च डिग्री वाला टीचर बनना है तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको B.Ed करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और विकल्प बहुत अच्छा है, अगर टीचर बनना है तो 12th के बाद सीधे आप BA B.Ed कर सकते हैं। तो ये 4 वर्षीय होगा और जहां आपको BA की डिग्री मिलेगी वहीं आपको B.Ed की भी साथ में डिग्री मिल जाएगी। यदि आपने ये दृढ़ संकल्पित कर लिया है कि मुझे टीचर बनना है तो ये बहुत अच्छी सलाह आपके लिए हो सकती है कि आप सीधे BA B.Ed करें। या अगर कोई साइंस का विद्यार्थी भी इस तरह से कोई सोचता है तो वो BSc B.Ed कर सकता है। तो ऐसे में आप जहां एक और डायरेक्ट ग्रेजुएट होंगे वहीं दूसरी ओर आप B.Ed डिग्री भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी तरह से आप इसको कर सकते हैं। नॉन मेडिकल ऑप्शंस की जो मैं बात कर रहा था उसमें एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेस, फोरेंसिक साइंसेस, जो बायोस्टैटिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, हॉर्टिकल्चर, बहुत बड़ा स्कोप हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हमारे सामने है। यदि आपने हॉर्टिकल्चर लिया है और अगर आप नहीं भी जाना चाहते हैं किसी सेवा में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप स्वयं अपना एक हॉर्टिकल्चर करने के बाद स्वयं का भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा मैराइन बायोलॉजी यानी समुद्री जीव विज्ञान, वहाँ पे भी जाकर के ढेर सारा आपके लिए स्कोप खुला हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा आधुनिक सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम जीन्स में आवश्यक काट छाँट करके
और जीन्स में हेरा फेरी करके ह्यूमन बींग्स के अलावा जितने भी हमारे और भी जीव हैं उनमें हम नए गुणों का संचार कर सकते हैं। मुकेश पटेल सर पूछ रहे हैं कि सर क्या 10th के बाद CBSE में मैथ और बायो मिल सकती एक साथ? आजकल देखिए उच्च शिक्षा में तरह तरह की कॉम्बिनेशन है, ढेर सारे कॉम्बिनेशन हैं और हमारे कॉलेज वालों के लिए कॉलेज चलो अभियान जो चल रहा है, आप जब अपने नज़दीकी जिस महाविद्यालय में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, आप हमारे जो कॉलेज चलो अभियान से जुड़े हुए हमारे प्रोफेसर्स हैं, आप बात करेंगे तो तरह तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, उन कॉम्बिनेशंस के आधार पर अपना कोर्स कर सकते हो और मुझे लगता है कि बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं है। मैं थोड़ी सी चर्चा एग्रीकल्चर के बारे में भी करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों की परसेंटेज, देखिए जिनके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं और उनकी कृषि के क्षेत्र में अभिरुचि है, तो ऐसे विद्यार्थियों से तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी अभिरुचि के अनुसार ही अपने विषय का चयन करें, क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है कि कम परसेंटेज वाले जो विद्यार्थी हैं वो एग्रीकल्चर को चुनते हैं, जो बहुत अच्छे परसेंटेज वाले हैं वो या तो मैथ में चले जाते हैं या बायो में चले जाते हैं। और यदि आपके परसेंटेज बहुत हायर हैं, एबव 90 एबव 95% आप हैं और आपने ह्यूमैनिटीज़ या एग्रीकल्चर जैसा विषय अगर चयन किया है, तो आप ऐसे सब्जेक्टों में बिल्कुल एक प्रकार की समझ लीजिए कि गारंटी है जहां जाने के बाद, क्योंकि आप वहां के जो कॉम्पिटिटर होंगे वो सामान्यतः कम परसेंटेज वाले विद्यार्थी होंगे और उन क्षेत्रों में आप बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ रह करके ज़रूर आप अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। तो मैं सीधे श्री JL प्रजापति जी से इस बारे में चर्चा करने के लिए आग्रह करूँगा कि सर, यदि विद्यार्थी के मन में है कि मुझे कृषि में जाना चाहिए, तो कौन कौन से स्कोप हैं जहां वो कृषि के क्षेत्र में, आप स्वयं एक जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हैं, कृषि के उप संचालक हैं, तो मैं समझता हूं वो आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। प्रजापति जी। पहले तो सभी सभी छात्रों का एवं अभिभावकों का को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत देश में लगभग 70% आबादी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से कृषि पर आश्रित है। और ये भी बता दूं कि हमारा जो भारत देश है वो पूरी दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखें तो पहले स्थान पर हमारा भारत देश आ गया है। तो मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल तो सीमित है लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमारे जो है देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है और इसमें वैज्ञानिकों की और हमारे कृषि विशेषज्ञों की बहुत बड़ी आवश्यकता आगे भविष्य में आ सकती है। तो कृषि क्षेत्र में बहुत स्कोप है क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और कृषि को सभी व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जो बिना कृषि के जो है संभव हो सकता है। तो यदि आप जो है 10th के बाद एग्रीकल्चर विषय लेते हैं तो जैसा कि मोहन सर ने बताया कि बहुत सारे विद्यार्थी जिनका परसेंटेज 10th में ज़्यादा होता है वो साइंस या मैथ को चयन करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यदि कोई विद्यार्थी भले उनके परसेंटेज अच्छे हैं और यदि उनकी रुचि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है तो वो एग्रीकल्चर विषय को अवश्य लें और इसके तमाम स्कोप हैं। आप 12वीं कक्षा के बाद आप जो है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट आयोजित किया जाता है उसके माध्यम से आप जो है विभिन्न कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं और एक टेस्ट जो है ICAR द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें आप ऑल इंडिया में किसी भी विश्वविद्यालय में आप जो है विभिन्न कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो यदि आप विद्यार्थी हैं कृषि संकाय के तो आप जो है मुख्यतः 3 विषय से आप जो है BSc AG कर सकते हैं। एक तो BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, दूसरा BSc हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं और तीसरा BSc फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। प्रजापति जी बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूँ, 2 प्रश्न हमारे बीच में आ गए हैं। एक निहारिका सोनी का आ गया है, दूसरा रोहित कुर्मी का आ गया है। निहारिका जी पूछ रही हैं कि उन्होंने 12th बायो में सब्जेक्ट चुना है तो क्या UPSC कर सकती हैं।
देखिए यूपीएससी और पीएससी ये हमारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें ग्रेजुएशन जो है वो एसेंशियल योग्यता होती है। आपने ग्रेजुएट बीएससी से किया है, बीए किया है, या मेडिकल साइंस से किया है, या इंजीनियरिंग किया है, और उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो सभी हमारे ग्रेजुएट जो विद्यार्थी हैं वो सभी यूपीएससी में बैठ सकते हैं, और उसके बाद फिर उन्हें यूपीएससी में कौन से सब्जेक्ट लेना है वो उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल आप यूपीएससी दे सकती हैं और ज़रूर दीजिएगा। इसी तरीके से रोहित ने प्रश्न पूछा है कि बहुत से हमारे जो अभिभावक हैं, रोहित कुर्मी पूछ रहे हैं कि हमारे अभिभावकों का सोचना है कि जब रिजल्ट आएंगे तब हम बात करेंगे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट आपको दिलाना है। तो आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे ऐसे सभी अभिभावकों से मेरा एक निवेदन है कि उन्हें आगामी 15 दिन के लिए पीछे मत करिए, क्योंकि उनने परीक्षा दी है, हमारे विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, उन्हें पता है कि हमारे कितने परसेंटेज बनने वाले हैं। जो भी हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं घर आकर के हर प्रश्न पत्र में निशान लगा करके, मिला करके, और एक एक प्रश्न पत्र का वो नंबर लिखते हैं कि हमारे इस पेपर में मुझे इतने मिलेंगे, इसमें इतने मिलेंगे। वो सबका काल्पनिक परसेंटेज हर विद्यार्थी के पास है, अगर वो पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो हमें रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तुरंत हमें उस विद्यार्थी की अभिरुचि के आधार पर या काउंसलिंग के आधार पर उस बच्चे के सब्जेक्ट चयन कर लेना चाहिए। और इन दिनों में जब तक ये रिजल्ट नहीं आता है उसके बीच का जो हमारा समय है, इस समय में उसे अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर देना चाहिए, वरना वो आगे आने वाले कंपटीशन में 15 दिन 1 महीने पीछे हो जाएगा। तो ये 2 प्रश्न हमारे बीच में अभी आए थे। अब मैं पुनः अनुरोध करूंगा प्रजापति जी कि वो अपनी बात आगे। तो जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि यदि कोई विद्यार्थी 11th और 12th एग्रीकल्चर विषय से करते हैं तो वो आगे क्या कर सकते हैं। तो एक तो हमारे जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके माध्यम से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से आप यदि आपने एग्रीकल्चर 12th से किया है तो आप 3 कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एक तो बीएससी एजी में ले सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर में ले सकते हैं, और बीएससी फॉरेस्ट्री में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी मैथमेटिक्स से है या बीएससी उन्होंने 12th में बायो सब्जेक्ट लिया है तो भी वो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ भी यदि कोई विद्यार्थी मैथमेटिक्स से 12वीं किया हुआ है तो वो बीटेक एग्रीकल्चर में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके बहुत सारे स्कोप हैं हमारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। सरकारी नौकरियों में भी बहुत सारे स्कोप हैं। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उच्च माध्यमिक शिक्षक भी आप बीएससी एमएससी एजी करके और बीएड करके आप जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक बन सकते हैं। यदि आप कृषि विभाग में जाना चाहते हैं तो पीएससी के थ्रू, एमपी पीएससी के थ्रू एक एग्जाम होता है असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के लिए, अलग से स्पेशल एग्जाम होता है। उसमें आप असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर में सीधी भर्ती हो सकती है आपकी। और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आपको विभिन्न एग्जाम होते हैं जिनमें जो है हमारे कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में आप चयनित हो सकते हैं, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के रूप में चयनित हो सकते हैं, आप सॉइल सर्वे ऑफिसर के रूप में चयनित हो सकते हैं। इस प्रकार से एग्रीकल्चर में जो है संविदा में भी बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे बीटीएम है, एटीएम है, डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं। तो ये तमाम पद जो है हमारे एग्रीकल्चर विभाग में जो है आपको सरकारी नौकरी के रूप में मिल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपने बीएससी एजी किया हुआ है तो आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी जो है तमाम जो है नौकरियों को पा सकते हैं, जैसे सहायक संचालक उद्यान। इसके लिए भी आप जो है बीएससी और एमएससी यदि आपकी हॉर्टिकल्चर विषय से है, बीएससी एजी है, तो आप सहायक संचालक उद्यान का पद ले सकते हैं। इसी प्रकार से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बीएससी एजी यदि आप किए हैं और या बीएससी हॉर्टिकल्चर किए हैं, दोनों विषयों से यदि आप उत्तीर्ण हैं किसी भी एक विषय से, तो आप ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी बन सकते हैं। इसी प्रकार से वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी भी बन सकते हैं, उद्यान अधीक्षक बन सकते हैं। तो ये तमाम जो है हमारे शासकीय विभागों में सीधी भर्तियां जो है बीएससी एजी और एमएससी एजी के माध्यम से होती हैं। प्लस कृषि विज्ञान केंद्र में आप जो है सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, आप कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप तकनीकी सहायक बन सकते हैं, आप जो है वरिष्ठ वैज्ञानिक बन सकते हैं। और जो जिस पद पे मैं हूँ उप संचालक कृषि, उस पद पर भी आप जा सकते हैं। और इसके बाद आईसीआर आईएआरआई में आप यदि एडमिशन लेते हैं तो आप रिसर्च के क्षेत्र में भी बहुत
आगे बढ़ सकते हैं और आप एक साइंटिस्ट जो है बन सकते हैं। आपको बहुत सारे जो सरकारी उपक्रम हैं, शासकीय उपक्रम हैं, जैसे FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, और आपकी जैविक प्रमाणीकरण संस्था है, आपकी नाफेड है, मार्कफेड है, वेयर हाउसिंग है। इन तमाम क्षेत्रों में आपको सरकारी नौकरियों के भरपूर अवसर आपको प्राप्त होते हैं यदि आपने BSc AG और MSc AG की है। और यहाँ तक कि जो है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यदि आप जाना चाहते हो UPSC MPPSC में, UPSC में तो वैकल्पिक विषय के रूप में भी आप एग्रीकल्चर विषय को अलग से चयनित कर सकते हैं। प्रजापति जी, एक बार फिर मैं थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करूंगा। हमारे विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न आ रहे हैं। एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया है कि आर्मी में जाने के लिए 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेहतर होगा। तो मेरा जहाँ तक सोचना है कि आर्मी में जाने के लिए मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जो उसमें एंट्रेंस वगैरह में या जो विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं उसमें मैथमेटिक्स वगैरह भी होती है। तो मैथमेटिक्स आप अगर आर्मी में आप जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स लेने के बाद आपके सबसे ज़्यादा स्कोप उस क्षेत्र में जाने के लिए बढ़ जाएंगे। इसके अलावा एक विद्यार्थी ने एक प्रश्न किया है हमारे बीच में कि 11वीं में मैंने आर्ट लिया है, तो आर्ट लेने के बाद मैं किस क्षेत्र में जा सकता हूँ। देखिए, आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप बहुत सारे सब्जेक्ट कंबाइंड रूप में पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सोशलॉजी पढ़ते हैं। ये विभिन्न प्रकार की ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपका जनरल नॉलेज बहुत अधिक बढ़ाते हैं। और देखा जाता है अब तो एक नया ट्रेंड आ रहा है, जो बच्चे 10th क्लास में ही ये डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो ये देखा गया है, अभी ट्रेंड बन रहा है कि मुझे कक्षा 11वीं से अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे भी अब कक्षा 11वीं से आर्ट लेते हैं। विशेष तौर से CBSE में मैंने देखा है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों में देखा है कि उन्होंने कक्षा 11वीं में आर्ट लिया है और 11वीं से ही जब उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी ये सब सब्जेक्ट जब उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़े तो आकर के उनको सिविल सर्विसेज में जाने के लिए बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं। ये भी देखा गया है कि साइंस लेने के बावजूद भी जब कोई भी कॉम्पिटिटर सोचता है कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, तो साइंस के बाद फिर वो इन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं हमारे, चाहे वो मानव विज्ञान हो, चाहे वो सोशलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, इन सब्जेक्ट को लेकर के फिर वो आगे बढ़ता है। तो आर्ट एक ऐसा विषय है जो आपके सामान्य ज्ञान को परिपूर्ण करता है, सामान्य ज्ञान को बढ़ाता है और इन सिविल सर्विसेज में सामान्य ज्ञान सबसे अधिक पूछा जाता है। इसके अलावा आप टीचिंग लाइन में आर्ट के सभी सब्जेक्ट को टीचिंग लाइन में सारे एस्पेक्ट खुले होते हैं, चाहे आप प्राथमिक शिक्षक, चाहे माध्यमिक शिक्षक, चाहे उच्च माध्यमिक शिक्षक, ये सारी टीचिंग लाइन में आप आराम से जा सकते हैं। तो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, टीचिंग में सारे क्षेत्र आपके लिए खुले हुए हैं। प्रजापति मैं बात कर रहा था कि यदि आप एग्रीकल्चर BSc AG MSc AG करके जो है सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो UPSC में जो है एक एडिशनल सब्जेक्ट जो चुनना पड़ता है, उसमें एग्रीकल्चर एक अलग से सब्जेक्ट भी होता है। तो ऐसा संशय नहीं होना चाहिए कि मैं एग्रीकल्चर लेकर के सिविल सर्विस में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। प्लस आप बैंकिंग में एक बहुत बड़ा स्कोप है हमारे एग्रीकल्चर का, क्योंकि हर प्रत्येक बैंक में जो है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर भारत सरकार द्वारा, RBI द्वारा ये अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि 18% जो फाइनेंसिंग है वो बैंकों को कंपलसरी कर दी गई है कि उनको एग्रीकल्चर में फाइनेंस करना है। उसके लिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की आवश्यकता होती है, जिसकी क्वालिफिकेशन BSc AG या BSc हॉर्टिकल्चर इसको जो है कंपलसरी क्वालिफिकेशन माना जाता है। तो यदि कोई विद्यार्थी BSc AG या BSc हॉर्टिकल्चर करता है तो बैंकिंग में वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकता है। उसके बाद प्रमोशन होकर के वो सीनियर मैनेजर, AGM, DGM, GM तक बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है। प्लस नेक्स्ट जो SBI है, SBI में भी आप एग्रीकल्चर असिस्टेंट के रूप में आपको जो है एक पोस्ट मिल सकती है। प्लस नाबार्ड में भी आपको जो है DDM नाबार्ड की एक पोस्ट रहती है, वो आपको एग्रीकल्चर विषय से मिल सकती है। प्लस आप जो है बहुत सारे सेल्फ बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं। जैसे आप जो है
कोई भी सीड प्रोडक्शन की एक जो है कंपनी स्थापित कर सकते हैं, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के सीड जो है आप तैयार कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर में बहुत सारा स्कोप है जो है, आप उसमें जा सकते हैं। प्लस साइंटिफिक हाईटेक एग्रीकल्चर को अपना करके आप कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन करके, लागत को कम करके और हाईटेक एग्रीकल्चर साइंटिफिक खेती करके आप अच्छा मुनाफा आप कर सकते हैं सेल्फ बिजनेस करके। फिर एक बार प्रजापति जी से मैं आग्रह करूंगा कि मैं एक राधिका पटेल, बार बार एक क्वेश्चन हमारे बीच में आ रहा है कि सर कॉमर्स लेके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारे बीच में डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी हैं, वो बताएंगे कि कॉमर्स की कौन कौन सी फील्ड में ये बच्ची अगर कॉमर्स लेती है तो कहाँ कहाँ जा सकती है। सभी अभिभावकों का अभिनंदन, और एक बहुत लकी हो आप लोग कि आपको कैरियर के बारे में बताया जा रहा है। आपको इतनी सारी बातें मैं बता रहा हूँ, आप कृपया नोट जरूर करें। मैं दो प्रकार से आपको कॉमर्स के बारे में बताऊँगा, एक तो रेगुलर कोर्सेस और दूसरा आपको प्रोफेशनल कोर्सेस। अगर आप रेगुलर कोर्सेस कर रहे हैं तो आप पहले तो एक चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लें कि आपका कंपटीशन जो सब्जेक्ट आप चुनोगे उसी क्षेत्र में है। अगर कॉमर्स ले रहे हो तो आपको कॉमर्स वालों से ही लड़ना है, पहली चीज़। दूसरा, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना बंद करो, कि जो क्वेश्चन आप छोड़ोगे ना वही आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और आते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले कॉमर्स लेंगे क्योंकि कॉमर्स एक ऑलराउंडर सब्जेक्ट है। इसमें कैलकुलेशन भी है, इसमें मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी आपको ग्रेजुएशन में, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, स्टैटिस्टिक्स भी है, ढेर सारी चीज़ इस कॉमर्स में है। फील्ड तो इतनी सारी है कि लाजवाब। तो सबसे पहले आप क्या करें, कॉमर्स के 11th 12th को बहुत अच्छे से पढ़ें। 12th करने के बाद आपकी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन मैं पहले रेगुलर कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा आपको। आप बहुत अच्छा पढ़िए, जिससे कि आपको लैपटॉप के रूप में आपको 25,000 रुपये मिलें, क्योंकि पढ़ाई में पैसा लगता है। तो जो पैसे आपको धीरे धीरे मिलने वाले अच्छे नंबर लाने से उनको खर्च ना करें, उनको रखें अपने पास। 12th अच्छा आप करेंगे, फिर आप क्या करें, ग्रेजुएशन करें कॉमर्स में। मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि आप सिलेक्टेड क्वेश्चन ना करें, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ये आगे बड़ी कक्षाओं में बड़े रूप में आती है। यदि आप उनको सिलेक्टेड पढ़ोगे तो फिर आप आगे अच्छे से नहीं कर पाओगे। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करिए, बीकॉम करें। बीकॉम के बाद आप बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बीकॉम ऑनर्स होता है उसमें सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ाया जाता है, और किसी एक विषय पे, चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो, इस पर स्पेशलाइजेशन रहता है किसी एक सब्जेक्ट में। तो आप ग्रेजुएशन करिए अच्छे से। ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर डिग्री भी करिए, और मास्टर डिग्री करने के बाद यदि आप बीएड कर लेते हैं पहले या वक्त, तो फिर आप यूएमएस या यूएमएस के लिए क्लियर हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप और आगे अच्छे से पढ़ें। जब आप पीजी अच्छे से कर लेते हैं मास्टर डिग्री, तो मास्टर में आपके 55% आ जाते हैं, तो आप फिर उसमें क्या करें, नेट करें। तो मैंने पीएचडी की हुई है तो मैं इसका महत्व जानता हूँ। अब नेट करिए। नेट करने से क्या होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब नेट जब कर लेंगे, साल में 2 बार इसकी एग्ज़ाम होती है, तो अब पूरे देश में प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए। और आपको पता है कि प्रोफेसर की सैलरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप नेट करेंगे तो आप किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। नेट के साथ साथ आप पीएचडी भी कर लेंगे। जब पीएचडी करेंगे तो आपको डॉक्टर की उपाधि मिल जाएगी। ये तो हुआ रेगुलर कोर्सेस। अब आपको प्रोफेशनल में जाना है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, बीकॉम 12th के बाद आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बात यह है कि आप महत्व ये होता है कि आप किस जगह से कर रहे हैं। अगर आपने कोई छोटे कॉलेज से किया है तो आपको उतने ज़्यादा अच्छे पैकेज नहीं मिलते हैं। आपने ग्रेजुएशन भी अगर आपने DU से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आप अलग आपको पैकेज मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, बीबीए करना है। बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए कर लीजिए। एमबीए में आप किसी भी कंपनी में आप मैनेजर बन सकते हैं। और थोड़ा सा वही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एमबीए कहाँ से करोगे, तो इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ से एमबीए करिए। ठीक है। अब इसमें और अगर अच्छा पढ़ना चाहते हैं आप, और मेहनत करना चाहते हैं, तो सीए और सीएस 2 ब्रांचें और खुलती हैं। सीए जो है आजकल आपने पढ़ा हो पेपर में कि 22 साल में बच्चा सीए बन गया, तो उसमें 2 रास्ते बनते हैं सीए के। एक बनता है 12th के बाद, दूसरा बनता है ग्रेजुएशन के बाद। ये आप नोट करिए प्लीज़। सीए में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। 12th के बाद आप सीए करना चाहते हैं
तो आपको फाउंडेशन देना पड़ेगा, CA फाउंडेशन देना पड़ेगा एग्ज़ाम। उसमें आपके 4 पेपर होंगे, मैथ्स भी होती है उसमें, कॉमर्स होती है, अकाउंट होती है। तो जब वो 4 पेपर आप देंगे तो आप फिर क्या हो जाते हैं, CA के लिए एलिजिबल हो गए। तो अब CA अब आपका स्टार्ट हो जाएगा जब CA फाउंडेशन कर लेंगे। तो इसमें आपको पहले 8 पेपर होते थे, इस साल से उन्होंने क्या कर दिया, 7 पेपर कर दिए। तो आपको 2 ग्रुप देना पड़ते हैं इंटरशिप के लिए, इंटर के लिए। CA आप पहले फाउंडेशन करें तो आपको CA में एडमिशन मिल जाएगा। फिर आपको 2 स्टेज पार करनी है, एक इंटर और दूसरा फाइनल। तो इंटर में आपको कुल 7 पेपर पास करने पड़ते हैं। पेपर वही हैं, ऑडिट है, टैक्स है, अकाउंट्स है, मैनेजमेंट है, कोई नई चीज़ नहीं है। उसी का जो आपने पहले पढ़ा है उसका बड़ा रूप जो 11th-12th में पढ़ा है। तो आप CA क्या कर सकते हैं, जो 8 पेपर होते थे इस पर उन्होंने 7 पेपर कर दिए। तो आपको 2 ग्रुप में देना पड़ते हैं। एक ग्रुप, पहला ग्रुप होता है 4 पेपर का और दूसरे ग्रुप में उन्होंने 3 पेपर कर दिए हैं, यानी आपने 7 पेपर कर दिए। तो अब आप CA इंटर पास कर गए। इसके बाद अगर आप रोक देते हैं तब भी आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएंगी, लेकिन अब पूरा करिए। CA इंटर करने के बाद आपको पहले 2.5 साल का क्या होता था, इंटर्नशिप करनी पड़ती थी। फाइनल आपको तभी देने मिलेगी जब आप इंटर्नशिप करोगे। तो CA इंटर करने के बाद आप 2.5 साल, 2 साल, पहले 2.5 था, अब इस साल से 2 साल कर दिया, 24 महीने की आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप क्या कहलाती है, किसी CA के अंडर में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके यहाँ आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर जब वो आपको है ना एक सर्टिफिकेट देगा, 2 साल, पहले 2.5 साल था, अब 2 साल हो गया। 6 महीने का आपको स्टडी टाइम मिलने लगा, पहले नहीं मिलता था। और जब पूरा आपका 2.5 साल हो जाएगा तब आपको फाइनल करने मिलेगी। फिर से समझ लीजिए एक बार, आप CA फाउंडेशन करना है आपको। CA फाउंडेशन करने के बाद आप जब फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, 50% मार्क्स ज़रूरी होते हैं उसमें। CA फाउंडेशन आपने क्लियर कर लिया, आपका सब CA में सीधा आप एक प्रकार से एडमिशन होगा। एडमिशन ही, क्योंकि ये क्या है, प्रोफेशनल डिग्री है, रेगुलर क्लासेस वाली नहीं है। आपको केवल 7th पेपर, 7 पेपर पास करने हैं। ठीक, 7 पेपर पास कर लोगे जब आप, तो आपने CA इंटर कर लिया। CA इंटर करने के बाद अब आपने क्या करना है, 2.5 साल तक वेट करना है। 2.5 साल आपको क्या करना है, 2 साल तक इंटर्नशिप करनी है किसी CA के अंडर में, वो भी अब अच्छी जगह से करें। CA इंटर्नशिप करने के बाद 6 महीने आपको अब इस साल से स्टडी टाइम मिलने लगा है। 6 महीने आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और 7 पेपर आपको फिर से नए देने पड़ेंगे, उनका लेवल और हाई हो जाएगा। इस प्रकार से आपको केवल 14 पेपर्स पास करने हैं और आप CA बन जाओ। तो 21 साल में लोग CA बन जाते हैं और CA आप बन गए ना तो आपकी लाइफ जो लग्जरी हो जाएगी, बहुत अच्छी आपकी सैलरीज होगी। आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, कंपनी में जॉब कर सकते हैं, बैंक में जॉब कर सकते हैं, या अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हैं। दोनों चीज़ साथ में नहीं कर सकते कि ऑफिस भी खोलोगे और जॉब भी करोगे। लाइक दिस, ऐसा ही होता है CS माने कंपनी सेक्रेटरी। इसमें क्या होता है, कंपनी लॉ, यानी कंपनी में आप क्या करते हो, लॉ कंपनी CS की पोस्ट होती है, उसमें आप चले जाते हो। जो भी डिस्प्यूट होते हैं कंपनियों में, उसके लिए CS की जॉब होती है। उसमें भी इसी टाइप का सब कुछ है। आप कहें तो मैं उसको ही बताऊँ, उसमें आपको पहले वही एंट्रेंस देना पड़ेगा जिसको C सीट बोलते हैं, ठीक है, प्रवेश के लिए। फिर इसके बाद आप 4 पेपर होते हैं उसमें भी, C सीट में भी। जैसे CA फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, ऐसे CS में भी 4 पेपर होते हैं। इसके बाद आपको CS एग्जीक्यूटिव करना पड़ेगा, CS एग्जीक्यूटिव। इसमें 7 पेपर पास करने हैं, जैसे आपको CA में करने पड़ते थे। तो 7 पेपर आपको पास करने के लिए 2 ग्रुप होंगे, 4 पेपर के, फिर 3 पेपर। CS एग्जीक्यूटिव करने के बाद आपको CS प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं फाइनल, उसमें भी आपको 7 पेपर पास करने हैं। ऐसा करके आप कुल 14 पेपर आप इसमें पास करो तो आप CS बन जाओ। तो ये हुआ आपका CA और CS का। अब आप इसमें और भी क्या कर सकते हैं, इसमें आप CA में कर सकते हैं कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, इनकी सबकी अलग अलग पोस्टेज होती हैं। ICWA कर सकते हैं, इंडियन कास्ट एंड वर्क्स अकाउंट, इनकी अलग पोस्ट होती हैं। आप कॉमर्स के लिए गवर्नमेंट जॉब कुछ स्पेशल निकलती हैं, जैसे कि अकाउंटेंट्स की पोस्ट निकलती है। आप ग्रेजुएशन के बाद अकाउंटेंट की पोस्ट में भर सकते हो। ATO असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, इसके लिए वो कॉमर्स ही मांगते हैं। तो ये इनके लिए स्पेशल जॉब है और बहुत सारी जॉब ऐसे निकलती हैं जिसमें कहा जाता है कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपको कॉमर्स से होना पड़ेगा। अब इसमें एक बहुत अच्छी रास्ता भी है, अगर बच्चा बहुत मेहनत करना चाहता है, IIT टाइप का जाना चाहे तो IIM होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट।
बट ये बहुत ही कठिन है। आप लेकिन कठिन कुछ नहीं होता है, आप मेहनत करेंगे तो वो उसमें भी आप IIM में एडमिशन मिल सकता है। एक मतलब इसमें IIM में 5500 सीट्स होती हैं, 5500 सीट, लेकिन 6 महीने का उसका पूरा टेस्ट होता है। IIM में लाखों में नहीं करोड़ों में पैकेज मिलते हैं, लेकिन वो कठिन है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी तो होगा। IIM में क्या होता है, आपको कैट देना पड़ेगा सबसे पहले। तो कैट एग्ज़ाम आप पास करेंगे, इसमें 3 स्टेजों में होता है IIM में एडमिशन। 3 स्टेज अब आप पास करोगे। क्या IIM आप जब IIM में एडमिशन लेना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आप 21 कॉलेजेस हैं, इनमें आपको एडमिशन मिल गया तो आप IIM से MBA करते हैं। IIM से MBA करने मिलता है। तो जब IIM में क्या होता है, आपको सबसे पहले कैट पास करना है। कैट पास करना पहला स्टेज है। कैट पास कर लोगे, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन ज़रूरी है आपको। पहले क्या ज़रूरी है, आपको ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको कैट का एग्ज़ाम देने मिलेगा, उसमें भी आपको 50% कम से कम होना चाहिए। कैट आप पास कर लेते हो तो फिर 10th की मार्कशीट, 10th के अंक है मार्क्स, 12th की मार्कशीट और कैट का जो आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट और कैट के मार्क्स, इन चारों को लेकर फिर आपकी ग्रेजुएशन देखी जाती है कि आप कैसा कर रहे हैं। जब आप इसमें अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि आपकी सीट कितनी है इंडिया में, केवल 5500, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, स्टेप 3rd में आना पड़ता है। पहला स्टेप है आपका क्या, कैट पास करना। दूसरा स्टेप क्या है, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स और कैट का स्कोर जो आपका, इन चारों के आधार पर आप दूसरा स्टेज पार करेंगे। जब दूसरा स्टेज आपका हो जाएगा, फिर आपको तीसरे स्टेज में कुछ तीसरे स्टेज में क्या होता है, रिटन आपका एग्ज़ाम होता है, लिखित परीक्षा होती है, जिसको बोलते हैं वेट, WAT वेट, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसके बाद आपको इसी में एक स्टेज और होती है, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू, PA जिसे बोलते हैं, PI पर्सनल इंटरव्यू। इन दोनों के आधार पर जब आप अच्छा करेंगे तो फिर आपको IIM में एडमिशन मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसमें पैकेज बहुत हाई होते हैं। और IIM एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, 12th के बाद भी कुछ IIM कुछ कोर्सेज कराते हैं, तो वो आप नोट कर लें। 12th के बाद भी IIM में एडमिशन ले सकते हो क्या? हाँ, मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको कुछ अलग कोर्स मिलते हैं, जैसे IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM जम्मू, IIM बोधगया, 4 ये हैं जो प्रबंधन में एकीकृत कार्यक्रम में प्रवेश देते हैं। तो आप इस IIM से प्रबंधन में एकीकृत कार्यक्रम कर सकते हो। और IIM रांची और IIM रोहतक ये क्या करते हैं, BBA और MBA भी कराते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप अच्छी मेहनत करना चाहते हो तो इसमें भी जा सकते हैं। धन्यवाद अग्रवाल जी, बहुत ही शानदार और रोचक जानकारी आपने कॉमर्स विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए दी है। देखिए, एक विद्यार्थी बार बार प्रश्न कर रहा है कि सर अभी रिजल्ट कहाँ आया है। देखिए, शुरुआत में मैंने बात की थी, अभी फिर एक बार बात कर रहा हूँ कि हमारे ऐसे विद्यार्थी जिन्हें वास्तव में अपना कैरियर चुनना है और कैरियर में कुछ करके दिखाना है, वो रिजल्ट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। अभी से अपना डिसाइड कर लें, अपने कैरियर का चयन कर लें, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो चयन कर लें और अपनी पढ़ाई में डट जाएं। शासन ने भी हमें अप्रैल माह के 15 दिन तो हमारे निकल ही गए हैं, बचे हुए 15 दिन हैं। इन 15 दिनों में आप विद्यालय जाएं, विद्यालय में शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करें, उनके द्वारा जो बेसिक अभी पढ़ाया जा रहा है अप्रैल माह में, तो इस अप्रैल माह में जो भी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद जो आपको 45 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, उस छुट्टियों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उन विद्यार्थियों से आप आगे होंगे जो इसमें प्रस्तुतावस्था में बैठे रहेंगे कि अभी जब रिजल्ट आएगा फिर हम विषय का चयन करेंगे, फिर उसके बाद में बुक्स खरीदने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल कंपटीशन से पीछे रह जाएंगे। आप रिजल्ट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। रिजल्ट आपके मन मस्तिष्क में है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, और उसके अनुसार ही आप अपने विषय का चयन कर लें। नियमित विद्यालय जाएं, सभी विद्यालयों में पुस्तकें पहुंच चुकी हैं, पुस्तकें इशू करा लें और अभी से आप अपनी तैयारी कर दें।
प्रजापति जी का कुछ टॉपिक छूटा है, मैं अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल शॉर्ट में आप उनको उसको जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें, और उसके बाद क्योंकि हमारे पास समय कम है तो इस कम समय में हम हमारे विद्यार्थियों के प्रश्नों का भी जवाब दे सकें। बार बार प्रश्न आ रहा कि बायोलॉजी लेके आगे क्या किया जा सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, शायद आप बाद में जुड़े होंगे। रंजना पटेल पूछ रही हैं बायोलॉजी में ढेर सारे स्कोप, मेडिकल साइंस में, नॉन मेडिकल लाइन में, टीचिंग में, पीएससी, यूपीएससी, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेस बायोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, डीएनए टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से आज बताई हैं। आपको सिर्फ समर्पण के साथ अपना अध्यापन करना होगा। बायोलॉजी विषय में भी ढेर सारे स्कोप हैं। डॉक्टर अभिषेक गोयल जी भी अभी पूछ रहे थे कि बीएससी बायो करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो बीएससी करने के बाद सीधे आप एक तो एमएससी कर सकते हैं, और एमएससी के बाद आप रिसर्चर्स हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा सकते हैं, यूपीएससी, पीएससी में जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। और यदि आपने कोई ऐसी ब्रांच आपने चुनी है जैसे फूड टेक्नोलॉजी है या हॉर्टिकल्चर है, तो आप एक स्वयं का व्यवसाय भी बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। मैं सीधे प्रजापति जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात पूरी कर लें। पुनः आपका सभी का स्वागत है। मैं जो है अभी आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में बहुत सारी मैंने जॉब बताई, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में, कि आप बीएससी एजी या बीएससी हॉर्टिकल्चर करके आप कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब आप हासिल कर सकते हैं। इसी में मैं बता रहा था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यदि आप खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सीड का एक व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, बीज विक्रय का काम कर सकते हैं, बीज बनाने का काम कर सकते हैं, नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर की, टिश्यू कल्चर का बहुत सारा स्कोप है, आप हाईटेक एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आप एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर खोल सकते हैं जिसके लिए नाबार्ड द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है, 25% 35% तक सब्सिडी दी जाती है। आप एक एफपीओ बना सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आप सीओ बन सकते हैं जो है, और आप कृषि से संबंधित कोई भी उद्यम आप स्थापित कर सकते हैं जो जिसमें आपको प्राथमिकता के रूप में आपको लोन भी आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी ढेर सारे स्कोप हैं आपके एग्रीकल्चर क्षेत्र में। बहुत सारी बीज की कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को जो है रिक्रूट करती हैं। बहुत सारी जो है फर्टिलाइजर की कंपनियां हैं, जैसे एनएफएल है, आईपीएल है, इफको है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को जो है रखती हैं। और बहुत सारी पेस्टिसाइड की कंपनियां हैं, क्योंकि आज निरंतर जो है पेस्टिसाइड वगैरह का उपयोग बढ़ता जा रहा है, तो पेस्टिसाइड की बहुत सारी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो है एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स को अपने यहाँ जो है नौकरी प्रदान करती हैं। हाईटेक एग्रीकल्चर में आप जो है जा सकते हैं जो है, और प्राइवेट बैंकिंग में भी आपको जो है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के रूप में आपको पद मिल सकता है। इसी प्रकार से आप जो है अन्य क्षेत्रों में भी आप एग्रीकल्चर में जाकर के जो है, हमारे बहुत सारे आईएएस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। अभी उदाहरण है अपने एमपी में ही मिसेज प्रीति मैथिल जो सागर कलेक्टर भी रही हैं, वो बीएससी एजी सीहोर से उन्होंने किया था, और वो आज जो है आईएएस हैं और हॉर्टिकल्चर की डायरेक्टर हैं, कमिश्नर हैं। और हमारे सचिव भी हैं जो एम सेल्वेंद्रम साहब, वो एग्रीकल्चर से जो है ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं IARI न्यू दिल्ली से। तो आप बहुत सारे फील्ड में आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। तो जहाँ तक जो है एग्रीकल्चर लेने का सवाल रहता है, तो बच्चों के मन में ये रहता है कि ये जो है जो जिसके कम अंक आते हैं वो एग्रीकल्चर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपका विषय रुचिकर विषय है एग्रीकल्चर, तो आप निश्चित ही एग्रीकल्चर विषय लें, और आप इसमें बहुत सारे फील्ड आपके पास हैं और आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, बीच में सारे विषयों की बात हुई, बीच बीच में आर्ट विषय की बात हुई। आर्ट विषय के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि जो हमारे इंग्लिश और संस्कृत, ये जो भाषा वाले विषय हैं, ये वो विषय हैं जो आर्ट के विद्यार्थी अधिकतर इन विषयों के माध्यम से एजुकेशन लाइन में आते हैं, और यहाँ आकर के वो लेक्चरर, प्रिंसिपल आदि पदों पर भी आगे पहुँचते हैं। तो आर्ट में जहाँ एक और पीएससी और यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव सर्विसेज में जाते हैं लोग, वहीं दूसरी ओर आर्ट सब्जेक्ट लेकर के इन सब्जेक्टों में, इंग्लिश में, संस्कृत में अपना कैरियर बनाते हैं। तो आर्ट एक ऐसा विषय है, मान लीजिए आपकी परसेंटेज कम है और अब आपको अपनी विद्यालय में मैथ और बायो में एडमिशन नहीं मिल रहा है, और आपको ये लगता है कि अब मुझे आर्ट लेना है, तो यदि मान लीजिए आप परसेंटेज के आधार पर अपने विद्यालय में आर्ट सब्जेक्ट चयन करते हैं, तो निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही वह सब्जेक्ट है जहां पर अधिकांश जो हमारे IAS IPS जो हैं वो इन्हीं सब्जेक्टों के आकर के बनते हैं।
तो यदि आप आर्ट विषय लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो यूपीएससी, पीएससी के अलावा विभिन्न अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भाग ले सकते हैं, टीचिंग लाइन में आ सकते हैं। तो आज चूँकि हमारे पास समय कम है और इस 1 घंटे के पीरियड में हमें आपके सामने ये सारी बात हमें रखना थी, तो निश्चित ही आज से इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जुड़ने वाले हमारे जो अभिभावक हैं और जो हमारे विद्यार्थी हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। प्रजापति जी कुछ बात करना चाह रहे हैं? हमारे जो विद्यार्थी हैं जो एग्रीकल्चर से 12वीं करते हैं वो तो बीएससी जी कर ही सकते हैं, साथ साथ में जो विद्यार्थी साइंस विषय से 12वीं करते हैं या जो है गणित विषय से 12वीं करते हैं वो विद्यार्थी भी बीएससी जी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीटेक वगैरह ये सारे सब्जेक्ट लेकर के जो है आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। सर हाँ जी, मैंने आपसे बोला था CS और CA के बारे में, तो उसमें एक जानकारी रह गई थी। आप चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट CA और CS कर सकते हैं, आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा। सीधा आप क्या कर सकते हैं, 4-7 पेपर वो वाले और 7-14 पेपर निकाल सकते हैं, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा ग्रेजुएशन के बाद। धन्यवाद आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी हमारे विद्वान साथियों का धन्यवाद। Subscribe the Bahujan News and like this video.